बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं लेकर आई हूँ चैप्टर 4 ऑफ योर न्यू बुक, यानी कि क्लास 7 साइंस की न्यू बुक क्यूरियोसिटी की चैप्टर 4 द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो लास्ट वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 डिस्कशन किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था, साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल देखा, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सोनोरिटी। ओके, अब आज मैं बताने वाली हूँ इसके कुछ केमिकल फीचर्स। ठीक है, मतलब कैसे एयर और वाटर के साथ मेटल्स रिएक्ट करते हैं। ओके, आई रिपीट, कल जो भी हमने फीचर्स देखा था, जो भी प्रॉपर्टीज हमने देखा था, वो सब कुछ फिजिकल थे। ठीक है, फिजिकल फीचर्स थे उनके, मतलब वो क्या शीट्स में उसे बदला जा सकता है, क्या उनका वायर्स बना सकता है, क्या ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, क्या उन्हें हिट करने पर एक रिंगिंग साउंड यानी कि वो सोनरस है या नहीं। तो ये सारी चीजें हमने देखे थे, दीज वर द फिजिकल फीचर्स। ठीक है, अब जो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ वो है इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स, यानी कि ये हो गया हमारा केमिकल फीचर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आयरन के बारे में, लोहे के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करती हूं मैं। यू वुड हैव ऑफन नोटिस दैट आयरन ऑब्जेक्ट्स डेवलप ब्राउन डिपॉजिट व्हेन लिफ्ट इन अ ओपन फॉर फ्यू डेज। मतलब कुछ दिनों के लिए अगर आप आयरन के किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर छोड़ देते हो या एयर के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में अगर छोड़ देते हो, तो कुछ दिनों के बाद ही उसके ऊपर एक ब्राउन डिपॉजिट होने लगती है। ठीक है, मतलब एक लेयर बैठ जाती है जिसे हम रस्ट कहते हैं। ठीक है, इन विच कंडीशंस वुड एन आयरन ऑब्जेक्ट डेवलप ब्राउन डिपॉजिट्स। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस कंडीशन में ये ब्राउन डिपॉजिट्स जो है वो आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आएंगी। ठीक है, मतलब क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है। So first is when it comes into contact with dry air only, दूसरा है when it comes in contact with water only, और तीसरा है when it comes in contact with both air and water। मतलब ये पूछा जा रहा है आपसे कि ये जो ब्राउन लेयर की डिपोजिशन हो रही है, जिसे हम रस्टिंग कहते हैं या सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं आयरन लोहे का जंग लगना, तो क्या ये सिर्फ एयर से हो जाएगा या सिर्फ वाटर से होगा या इसमें एयर एंड वाटर दोनों चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमें इस एक्टिविटी से मिलेगा। सो लेट अस एक्सपेरिमेंट। सो पहला हमें क्या करना है, देखिए, टेक अ फ्यू शाइनिंग आयरन नेल्स। ठीक है, मतलब फ्रेश आयरन नेल्स आपको लेनी है जो ग्रेइश कलर का हो, जो जिसमें थोड़ी सी भी रस्टिंग नहीं लगी हो। ओके, if you are using an old iron nail, make sure to remove the brown deposit from their surface by scrubbing them with the help of small piece of sandpaper। और मान लो आपके पास ये नई आयरन नेल्स नहीं है, ब्राउन वाली पुरानी आयरन नेल्स है, तो आप क्या करोगे, आयरन नेल्स लोगे, उसे अच्छे से उसके सरफेस को रब कर दोगे, स्क्रब कर दोगे सैंड पेपर के हेल्प से। ठीक है, अब क्या करना है हमें, टेक 3 clean dry glass bottles or test tubes with टाइट फिटिंग कैप्स और स्टॉपर्स एंड लेबल देम एज ए, बी एंड सी। ठीक है, तो इस तरह से आप पिक्चर में भी देख सकते हो, 3 क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट बॉटल्स आपको चाहिए। अगर आपके पास बॉटल्स नहीं है तो आप ये टेस्ट ट्यूब्स के साथ भी कर सकते हो, बट कंडीशन उसकी अच्छी स्टॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे 3 हमें बॉटल्स लेनी है और एक को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी लेबलिंग कर देनी है। नेक्स्ट है टेक 3 आयरन नेल्स एंड टाई ईच आयरन नेल विथ अ हेल्प ऑफ थ्रेड। ठीक है, अब आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे जो आयरन नेल्स हैं वो थ्रेड के हेल्प से इसे लटका दिया गया है। ओके, तीनों आयरन नेल्स को ऐसे लगा दिया गया है। नेक्स्ट है प्लेस 1 iron nail, some silica gel in the glass bottle A and tighten the cap or stopper। Silica gel makes the air dry. It is the substance that is used in small pouches, in some medicine bottles, water bottles, shoe boxes, etc. to keep them dry। अब देखो क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे पहले वाले जो 4.4a फिगर आप देख सकते हो, पहले वाले में अरेंजमेंट क्या है। पहले वाले में हमने क्या किया, एक सिंपल बॉटल लिया है, उसमें एक आयरन नेल डाल दिया है और इसके अंदर हमने सिलिका जेल यूज किया है। ठीक है, सिलिका जेल इसलिए यूज किया है ताकि इसके अंदर की एयर जो है वो ड्राई हो। ठीक है, ड्राई एयर हो, मतलब इसमें थोड़ी सी भी मॉइस्चर नहीं हो, वाटर बिल्कुल भी ना हो। ओके, दूसरी अरेंजमेंट देखिए, प्लेस 1 आयरन नेल इन द बॉटल बी, पोर फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। ठीक है, आपको प्रॉपरली बॉइल्ड और कूल्ड वाटर डालना है, इसलिए कहा गया है बॉइल्ड वाटर लेने को ताकि वो गैसेस को रिमूव कर दे, उसमें जो डिजॉल्व्ड गैसेस होंगे, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन भी होती है ना वाटर में, तो उसे रिमूव कर दिया जाए, इसलिए कहा गया है कि बॉइल्ड वाटर लो। ठीक है, इनटू इट अंटिल द आयरन नेल इज कंप्लीटली डिप्ड इन इट, और इतना डालना है ताकि आयरन नेल जो है वो कंप्लीटली डिप हो
जाए। नेक्स्ट है नाउ पोर सम ऑयल इन द टू फॉर्म अ लेयर ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। मतलब आप देख सकते हो आयरन नेल जिसपे प्लेस किया गया है वाटर में, उसके ऊपर हमने एक पतली सी लेयर ऑफ ऑयल डाल दी है। ठीक है, ऑयल इसलिए डाला गया है ताकि एयर उसके अंदर थोड़ी सी भी बाहर से अंदर ना आए। ठीक है, द लेयर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर प्रिवेंट्स द एयर फ्रॉम डिजॉल्विंग इन वाटर। ठीक है, मतलब एयर वापस से वाटर में डिजॉल्व ना हो जाए इसलिए ऑयल डाल दी गई है। देन कैप द बॉटल टाइटली, उसके बाद कैप लगा दो अच्छे से। नेक्स्ट नंबर सी देखो, place one iron nail in the bottle C and pour some water so that the iron nail is partially dipped। अब इस आयरन नेल को क्या किया गया है, इसे पूरी तरीके से पानी में नहीं डिप किया गया है, हाफ यानी कि पार्शली ये पानी में डिप्ड है और पार्शली ये पानी के बाहर है। कीप दिस बॉटल अनस्टॉपर्ड, और इसमें देखो कोई कैप, कोई ढक्कन, कोई स्टॉपरिंग नहीं की गई है। दिस अलाउज द आयरन नेल टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर एंड एयर बोथ। ठीक है, शोन इन फिगर 4.4c। तो देखो इन तीनों अरेंजमेंट्स को आपको काफी अच्छे से समझना होगा। इसमें जो कुछ भी एक्स्ट्रा हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो सकती है। जैसे देखो मैं बता दूं, सबसे पहले वाले में हमें क्या लेनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ एयर लेना है। ठीक है, सिर्फ एयर होना चाहिए, नो वाटर, वाटर की एक सिंगल ड्रॉप या थोड़ी सी मॉइस्चर भी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम सिलिका जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मॉइस्चर बिल्कुल भी ना हो। दूसरे वाले में सिर्फ और सिर्फ वाटर होनी चाहिए, एयर थोड़ी सी भी ना हो। इसलिए हमने क्या किया है, इसलिए पहले तो हमने वाटर को बॉईल कर लिया है ताकि उसमें डिजॉल्व्ड एयर हट जाए, और दूसरी बात फिर उसके ऊपर हमने ऑयल का एक लेयर डाल दिया है। ऑयल की एक लेयर क्या करेगी, वो बाहर के एयर, यहाँ पे जो भी एयर होंगे इसे वापस डिजॉल्व होने से रोकेगी। मतलब सेकेंड वाले में क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाटर है। तीसरे वाले में हमने वाटर तो लिया है और साथ में इसके कैप को ओपन रखा है, जिससे क्या होगा कि इसमें एयर एंटर भी होगा और वाटर भी है। मतलब यहाँ वाटर एंड एयर बोथ दोनों हैं। ओके, तो होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अब हमें क्या करनी है, प्लेस ऑल द 3 ग्लास बॉटल्स अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर एंड ऑब्जर्व अंडर 8 to 10 डेज। अब इस अरेंजमेंट को आपको 8 से 10 दिनों के लिए कहीं पे अच्छे प्लेस में रख देना है विदाउट डिस्टर्बेंस। मतलब बार बार जाकर उसे देखना नहीं है, मूवमेंट नहीं करनी है। ठीक है, प्रॉपरली स्टोर करनी है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। और 8-10 दिनों के बाद या कहो 15 दिनों के बाद आपको क्या दिखेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बॉटल ए के बारे में बात करते हैं। बॉटल ए में क्या प्रेजेंस ऑफ वाटर था? नहीं, प्रेजेंस ऑफ वाटर बिल्कुल भी नहीं था। प्रेजेंस ऑफ एयर था? यस, देयर वाज प्रेजेंस ऑफ एयर। ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, क्या इसमें रस्टिंग लगेगा? तो आप बोलोगे नो रस्टिंग। ठीक है, नो रस्टिंग कहो या कहो नो ब्राउन कलर। ठीक है, नो ब्राउन कलर, कोई ब्राउन कलर की रस्टिंग नहीं इस पे फॉर्म होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है नंबर बी, बॉटल नंबर बी में क्या प्रेजेंस ऑफ वाटर है? यस, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर है। प्रेजेंस ऑफ एयर है? नो, प्रेजेंस ऑफ एयर नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, सेम ऑब्जर्वेशन, मतलब नो ब्राउन कलर्ड लेयर, कोई ब्राउन कलर की लेयर नहीं दिखाई देगी। थर्ड वाले बॉटल में हम क्या देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ वाटर। यस, वाटर है इसमें। प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर भी है। तो क्या इसमें रस्टिंग होगी? यस, एब्सोल्युटली। एयर और वाटर अगर दोनों हो तो उस आयरन नेल में रस्टिंग हो जाएगी। मतलब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप एक ब्राउन कलर्ड लेयर देखोगे। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, ये ब्राउन कलर लेयर है क्या। नाउ व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, आप क्या इससे देखोगे? इट इज ऑब्जर्व दैट इन ग्लास बॉटल ए एंड बी दैट द आयरन नेल्स डू नॉट शो एनी ब्राउन डिपॉजिट। ठीक है, जैसा अभी हमने यहाँ पे लिखा है कि हमें कोई भी ब्राउन कलर्ड लेयर या ब्राउन डिपॉजिट आयरन नेल के ऊपर नहीं दिखाई दे रही है। ओके, What does this observation indicate? अब इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले वाले दोनों में कोई ब्राउन कलर नहीं दिखाई दे रही है, तीसरे वाले में दिखाई दे रही है? तो this indicates that brown deposits or discoloration on the iron nails do not develop when iron nail is kept in dry air alone or water alone। मतलब सिर्फ एयर अगर हो या सिर्फ वाटर अगर हो तो कोई डिपोजिशन, कोई ब्राउन कलर लेयर नहीं बनेगी। ओके, हाउएवर इन ग्लास बॉटल सी वाले में क्या हो रहा है, द आयरन नेल शोज प्रेजेंस ऑफ ब्राउन डिपॉजिट। अब सी में देखो क्या है, सी में आयरन नेल के ऊपर ब्राउन डिपॉजिट दिखाई दे रही है। ये क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट्स दैट द प्रेजेंस ऑफ बोथ वाटर एंड एयर इज एसेंशियल फॉर दीज डिपॉजिट्स टू डेवलप। मतलब
वाटर और एयर दोनों ही हमें चाहिए, तभी जाकर रस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो दस मॉइस्ट एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्राउन डिपॉजिट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ आयरन। तो क्या कहा गया है कि क्या जरूरी है, मॉइस्ट एयर जरूरी है। अब ये मॉइस्ट एयर का मतलब क्या हुआ, एयर तो है ही इसमें, साथ में मॉइस्चर भी हो, यानी कि एयर एंड वाटर बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर ब्राउन डिपॉजिट ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स। अब इस ब्राउन डिपॉजिट को क्या कहते हैं, आपने कभी देखा है, श्योरली आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। ठीक है, तो इस ब्राउन डिपॉजिट को हम क्या कहते हैं, इस ब्राउन डिपॉजिट को हम रस्ट कहते हैं। दिस ब्राउन डिपॉजिट इज कॉल्ड रस्ट। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जा सकती है कि व्हाट इज रस्ट एंड व्हाट इज रस्टिंग। तो रस्ट के बारे में आप क्या बताओगे कि व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, देखो यहां मैं लिख दे रही हूं, व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट्स come in contact with air and water both, या कहो moist air भी आप कह सकते हो, air and water both, then a brown deposit या a brown layer forms on iron object. This is called rust. ठीक है, इसे हम रस्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो ब्राउन ऑब्जेक्ट यहाँ फॉर्म हो रही है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम रस्ट कहेंगे। अब रस्टिंग की डेफिनेशन क्या है, तो आप ये लिखोगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। मतलब जिस प्रोसेस से ये जो ब्राउन ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, या कहो आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ब्राउन कलर यानी कि रस्ट की फॉर्मेशन हो रही है, इसे हम रस्टिंग कहते हैं। चलो नेक्स्ट है, मेनी अदर मेटल्स आल्सो एग्जिबिट डिस्कलरेशन व्हेन केप्ट ओपन इन एटमॉस्फेयर। और भी सारे मेटल्स में ये डिस्कलरेशन होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें ब्राउन कलर ही हो। ओके, हाउ हैव यू एवर नोटिस्ड फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स और अ ब्लैक कोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ सिल्वर ऑब्जेक्ट्स। क्या आपने कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर देखा है, कॉपर सब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या आपने कभी ग्रीन कोटिंग देखा है, या तो फिर ब्लैक कोटिंग देखा है सिल्वर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर? श्योरली आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। आप क्या करो, कॉपर, अगर आपके घर में कोई कॉपर का बर्तन हो, ठीक है, कॉपर की कोई जग हो या कोई ग्लास हो, कुछ भी हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, लिटिल बिट लेमन जूस डाल सकते हो। ठीक है, नींबू का रस डालकर कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, आप देखना कि इसमें ग्रीन कलरेशन आ जाएगा। ओके, दूसरी तरफ सिल्वर ऑब्जेक्ट्स जो है, जो सिल्वर ज्वेलरीज होती है, आप देखे होंगे कि कुछ टाइम के बाद, यूज करने के बाद वो हमारे स्वेट से, हमारे स्किन से रिएक्ट करती है, एयर वाटर से रिएक्ट करती है, और जिसकी वजह से उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आने लगती है। ठीक है, मतलब वो सिल्वर थोड़ा डल हो जाता है और ब्लैक कलर दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो इन सब को हम क्या कहते हैं, इन सब को हम कहेंगे कोरोजन। मतलब देखो इसकी डेफिनेशन दी गई है, ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ मेटल सर्फेसेस कॉज्ड बाय एयर, वाटर और अदर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, तो जैसे हमने आयरन के केस में रस्टिंग पढ़ा है, ठीक है, याद रखना ये जो रस्टिंग वर्ड है ये आयरन के लिए स्पेशली यूज की जाती है, और कोरोजन बाकी अदर मेटल्स के लिए यूज की जाएगी, या किसी भी सब्सटेंस के लिए। ठीक है, मतलब किसी भी मेटल के सब्सटेंस में अगर धीरे धीरे कुछ डिटोरिएशन हो रहा है, धीरे धीरे का मतलब है कि स्लो चेंज हो रहा है, जहां पे हम कुछ अलग कलर की सब्सटेंस, अलग कलर के डिपॉजिट देखने लगते हैं एयर, वाटर या अदर सब्सटेंस के रिएक्शन की वजह से, तो उसे हम कोरोजन कहेंगे। ठीक है, मतलब अभी जो मैंने बताया ना कि आप कॉपर के ऊपर ग्रीन लेयर देखोगे या सिल्वर के ऊपर आप ब्लैक लेयर देखोगे, तो ये सब कोरोजन के एग्जाम्पल्स है। चलो नेक्स्ट है, डू यू नो दैट रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। अब देखो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये कोई बहुत अच्छी केमिकल चेंज नहीं है। इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि ये आयरन को कमजोर करने लगती है। ठीक है, एक बहुत सारी इसकी डीमेरिट से, पहला तो है कि आयरन जो है वो वीक होने लगता है, दूसरा है जो भी आयरन ऑब्जेक्ट है वो कुछ टाइम के बाद खराब हो जाएगा, इट विल बिकम अ वेस्ट। ठीक है, और इस इतने सारे वेस्ट को डिपॉजिट करने के लिए हमें बहुत जगह चाहिए। ठीक है, नो प्लेस टू डिपॉजिट दीज वेस्ट, सो एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट टू रिप्लेस और रिपेयर आयरन स्ट्रक्चर डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। तीसरा ये भी हो जाएगा कि आपको उसे बार बार रिपेयर करना पड़ेगा।
ठीक है, बार बार खर्च आएगी आपको उस पर पेंट चढ़ाने के लिए, उसे रिपेयर करने के लिए, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, या तो फिर फाइनली आपको रिप्लेस करनी होगी, मतलब उसे हटाकर कुछ नया लाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही कहा गया है कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड होती है एवरी ईयर फॉर रिप्लेसिंग या रिपेयरिंग द आयरन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो रस्टिंग की वजह से हो रही है। तो रस्टिंग इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर the whole world. Okay, the rusting of iron can be prevented by several methods such as painting. अब आपने देखा होगा जैसे हमारे जो खिड़की दरवाजे होते हैं जहाँ पे आयरन की ग्रिल लगी होती है, ठीक है, रेलिंग्स लगी होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसे जनरली हम पेंट कर कर रखते हैं। ठीक है, क्यों पेंटिंग की जाती है? ताकि आयरन ऑब्जेक्ट्स में जब हम उस पर पेंट चढ़ा देंगे, ठीक है, उसके ऊपर हम ऑयलिंग करेंगे, ग्रीसिंग करेंगे, या कुछ प्रोटेक्टिव लेयर लगा देंगे, जैसे जिंक का एक लेयर लगा दो, जिस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो ये सारी मेथड्स है टू प्रिवेंट रस्टिंग। ठीक है, इन सारी चीजों से हम रस्टिंग को रोक सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल इसमें क्या है, पेंटिंग है। जनरली हम आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पेंट लगा देते हैं, लेकिन आपको याद सब कुछ रखना है, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ठीक है, एंड गैल्वेनाइजेशन, ये 4 मेथड्स याद रखनी है टू प्रिवेंट रस्टिंग। ओके, होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट फैसिनेटिंग फैक्ट्स यहाँ पे क्या दिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताई गई है, आपको मजा आएगा ये सुनकर। द वंडर ऑफ एंशिएंट इंडिया मेटलर्जी। ठीक है, अब एक अजूबे के बारे में बताया गया है, जो देखो यहाँ पे एक और वर्ड यूज की गई है, मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब होता है मेटल्स के साथ काम करना। ठीक है, अब ब्रांच ऑफ साइंस जहां मेटल्स को स्टडी की जाती है, मेटल्स से बहुत सारी चीजें बनाया जाता है। ओके, चलो अब थोड़ी हिस्ट्री में आ जाते हैं। द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली वॉज मेड इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त II more than 16 years ago। ठीक है, तो शायद आपने कभी विजिट किया होगा इस प्लेस को जहां आपने आयरन पिलर देखा होगा दिल्ली में। ठीक है, ये किसने बनाया था? चंद्रगुप्त II ने बनाया था, और ये लगभग 1600 सालों पुराना है। ठीक है, इट इज अबाउट 8 मीटर हाई, 7 पॉइंट सम मीटर्स इसकी हाइट है, यानी कि लगभग 8 मीटर्स इसकी हाइट है, और इसका वेट है मोर देन 6000 kgs। ठीक है, 6000 kg से भी ज्यादा इसका वेट है। ओके, व्हाट इज द इंटरेस्टिंग अबाउट आयरन पिलर? अब देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है आयरन पिलर। मतलब ये किससे बना होगा? ऑब्वियसली आयरन से बना होगा। अब हमने यहाँ पे देखा, इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा है कि 10 से 12 दिन या 15 दिनों तक अगर इस आयरन नेल को अगर आप छोड़ दोगे ऐसी कंडीशन पे, तो इसमें तुरंत रस्टिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये 1600 सालों से ऐसे ही टिका हुआ है, इसमें कोई रस्टिंग क्यों नहीं हुई है? और ऐसे भी ये तो बाहर है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, यानी कि विंड, रेनफॉल और इंटेंस वेदर के कांटेक्ट में, फिर भी इसमें रस्टिंग क्यों नहीं हुई है? ओके, सो क्या इसमें बताई गई है? व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट द आयरन पिलर इज दैट डिस्पाइट ऑल दीज ईयर्स ऑफ फेसिंग विंड्स, रेनफॉल, इंटेंस वेदर, इट हैज बेयरली एनी रस्ट। इसमें बहुत ही कम रेस्ट या रस्टिंग है हुई ही नहीं है। ठीक है, तो क्या रीजन है? इन अदर वर्ड्स, इट हैज बीन मेड इन अ वे दैट इट रेजिस्ट रस्टिंग। ठीक है, अब देखो इसे क्या किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है ताकि इसमें कोई रस्टिंग ना हो। दिस टेल्स अस अबाउट द स्किल्स दैट वर डेवलप्ड इन मेटल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। अब सोचो 1600 सालों पहले भी इंडिया की जो टेक्नोलॉजी थी, मेटल नॉलेज थी, वो कितनी ज्यादा होगी। ओके, तो अभी हम लोग क्या यूज करते हैं? अब तो हम लोग ये पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन जैसी मेथड यूज करते हैं फॉर प्रिवेंटिंग रस्टिंग। लेकिन उस समय का राज क्या है? तो चलो मैं आपको बताती हूँ। आयरन पिलर के ऊपर सबसे पहले ये 100% आयरन से नहीं बना है। ठीक है, ये 98% आयरन से बना है, और 2% इसमें अदर ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, जो आयरन को रस्ट होने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, दूसरी बात यह है, आयरन के ऊपर जो लेयर लगी हुई है, ठीक है, आयरन के ऊपर एक लेयर है, बहुत ही पतली सी लेयर है, वेरी थिन लेयर। किस चीज की है? आयरन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की लेयर है। ठीक है, जो इसे रस्ट होने से बचाती है। ठीक है, इसे रस्टिंग से बचाती है। तो होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि ये जो आयरन पिलर है इसमें रस्टिंग क्यों नहीं हो रही है। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर लेकर आऊंगी इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल्स। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ओनली ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स देखा, मतलब हमने रस्टिंग के बारे में पढ़ा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।